लानत है ऐसे रिवाजों पर। क्या मैं उस डायनासोर के ज़माने के सरदार शाहमीर से शादी करूंगी? सुना है भैंसों को भी पर्दा करवाता है। मैं मैं हया खान आज़ाद पंछी उसके पिंजरे में नेबर। वो जूती हाथ में लिए लहंगे को संभाले खेतों की ओर भागी। तभी किसी ने उसे थाम लिया। माशाअल्लाह मोहतरमा, मंडप से भाग रही हैं या ओलंपिक रेस से? और ये लहंगा है या तंबू? हया ने गुस्सा होकर बैग उसके सीने पर दे मारा। बकवास बंद करो अपनी। मैं उसे जाहिल घमंडी शाहमीर से भाग रही हूँ। सुना है शीशा भी उसकी इजाज़त के बिना उसका अक्स नहीं दिखाता। लेकिन सामने तो वही शामिर खड़ा था। उसने हया को कमर से खींचा, उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। अच्छा, और इतना हैंडसम सरदार सामने खड़ा हो तब भी भागोगी? उसकी इस अदा और ज़बरदस्त पर्सनालिटी पर हया का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया था। ओ मैं देख देख शीशा शर्मांदी फिरों सो। वो शीशे के सामने फ़ोन हाथ में लिए अपनी रील बना रही थी। पीछे खड़ी उसकी कजन मुंह पर हाथ रखे दबी दबी हंसी हंस रही थी। जैसे ही उसने वीडियो बंद करके पीछे मुड़कर देखा, अपनी कजन को हंसते पाकर वो चिढ़ गई। हंस क्यों रही हो बंदरिया? मुझे बंदरिया कह रही हो? वो एकदम से भड़क उठी। और नहीं तो क्या, खुद तो जैसे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की हीरोइन हो तुम। किसी एक फिल्म की लिख कर ले लो, एक दिन सैकड़ों फिल्मों की इकलौती सुपर हीरोइन बनूंगी मैं। उसने अपने बाल एक अदा से झटके और बेड पर आकर बैठ गई। एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ाई और हाथों को पीछे टिकाकर बड़े नजाकत भरे अंदाज में झूलने लगी। बस एक दफ़ा मम्मी मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी रील शेयर करने की इजाज़त दे दें, फिर मेरी इस कातिलाना खूबसूरती और मेरी अदाकारी के आगे बड़े बड़े नामचीन एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर भी पानी भरते नजर आएंगे। वो बेपनाह यकीन और गुरूर से कह रही थी। मिसवा खिलखिलाकर हंस दी। खूबसूरत है तुम्हारा ये ख्वाब, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मगर मुझे लगता है खूबसूरती तो बहुत आम सी चीज़ है। इस दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा हसीन चेहरे हैं, और यकीन मानो वो सारे के सारे दुनिया के सामने नुमाइश नहीं करते। छोड़ो अपनी ये पुराने ज़माने की दकियानूसी बातें। मैं नए ज़माने की आज़ाद लड़की हूँ, और आजकल ऐसी फिजूल बातों पर ध्यान ही कौन देता है? उसने फ़ौरन मुंह बनाकर तीखे लहजे में कहा। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने पैकिंग पूरी कर ली हवेली जाने की? बिल्कुल कर ली। अपने सारे प्यारे प्यारे और ट्रेंडी कपड़े रख लिए हैं मैंने, और यकीनन तुम्हारे सारे इरादे और प्लान्स में मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि ये सब तुमने किस लिए किया है। मगर मैं तुम्हें पहले ही साफ साफ खबरदार कर रही हूँ, वहाँ गांव में जाकर कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। मेरी कोई भी हरकत ऐसी वैसी नहीं होती। वो बुरी तरह से बुरा मान गई थी। अरे मेरा मतलब है ये रील इंस्टाग्राम वगैरह बनाने से था। वो तो मैं कोई सही मौका देकर चुपके से बना लूँगी। तुम बेवजह फिक्र मत करो, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और वैसे भी पारंपरिक गांव वाली जैसी कोई बात अब वहाँ पर बची नहीं है। मैंने खुद हवेली की कितनी ही लड़कियों के छुपाकर बनाए गए सीक्रेट अकाउंट्स देखे हैं सोशल मीडिया पर। किसी की आंखें दिख रही हैं, किसी के हाथ, किसी के पाँव। और भला ये कैसी अजीब पर्देदारी है। सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं का पूरा नाटक रच रखा है। नाम बदलकर आधी आधी तस्वीरें डालकर दुनिया के सामने मासूम और सादी बनने का सब ढोंग करती हैं। बात तो तुम्हारी भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन हर इंसान की अपनी कब्र होगी और अपना ही हिसाब किताब होगा। तो छोड़ो, दूसरों के अमाल की फ़िक्र हमें नहीं करनी चाहिए। मैं फ़िक्र कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस सच कह रही हूँ। उनकी नज़र में हम शहर की लड़कियाँ आज़ाद ख्याल और मॉडर्न होने के साथ साथ शक के दायरे वाले किरदार की होती हैं। मगर सच कहूँ कि जितनी छिपी हुई इश्कबाजी मैंने गांव में देखी है, उतनी तो शहर में भी नहीं देखी। वो हंस पड़ी। ओफ, बस करो ये बातें। मैं तो तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी फ़ौरन तैयार हो जाओ, रात को ही निकलना है। ओके। हया अपने फ़ोन में बनाई गई वीडियोस को बार बार देखकर मुस्कुराती रही। ईद मनाने गांव आ रहे हैं अम्मा, तो ईद मनाकर उन लोगों को वापस जाने दें। मुझे अभी शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना है। अरे फिर कब करनी है शादी? शामिर, तुम्हारी उम्र 30 को छू रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तुम्हारे, दाढ़ी में भी कुछ कुछ सफ़ेद बाल आ गए हैं। ओफ अम्मा, ये मेरा बुढ़ापा नहीं है, ये जेनेटिक्स है। अब्बा के भी तो कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो गए थे। तो मैं कब कह रही हूँ कि तो बूढ़ा हो रहा है। ले किसी अंधे को भी तेरी ये लहलहाती जबानी और रौबदार शख्सियत दिखाई दे जाएगी। इतने खूबसूरत और रौबीले गठीले जिस्म के मालिक हो। शामिर दिल से मुस्कुराया। और तुझ पर तो ये सफ़ेद बाल भी बेहद जचते हैं।
मुझे भी अपनी दाढ़ी मूँछों में बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, बात मत घुमा। मैंने हया को देखा था पिछले हफ्ते, इतनी प्यारी लगती है। ये आजकल की जो बेहद नाजुक पतली सी लड़कियां हैं उनसे जरा अलग है। गठीला और भरा हुआ सुडौल जिस्म है और नए नक्श इतने दिलकश और रंगत इतनी साफ पारदर्शी। मैं तो बस उसे देखती ही रह गई थी। मैंने तुम्हारे दादा से कह दिया है कि आते ही जैबुन्निसा से बात पक्की कर दें। कहीं आपने दादा से शादी का वादा तो नहीं कर दिया? वो अपनी घनी भौहें तान कर गंभीर होकर पूछ रहा था। मैंने तो कह दिया है, अब तुम नाक चढ़ाओ या तेवर दिखाओ। हवेली की किसी लड़की पर तो तुम कभी राजी नहीं हुए। अम्मा क्या बोलूं, बस रहने दें। मुझे जैसी लड़की अपनी ज़िंदगी के लिए चाहिए वो अभी तक। अरे तो कैसी लड़की चाहिए तुझे? खरी अम्मा, बिल्कुल खरी और साफ दिल, जिसका जाहिर और बातिन एक हो, जिसकी पाक निगाहों में रत्ती भर भी खोट या चालाकी न हो, जिसे अपनों और बड़ों की इज्जत करना आता हो, जो सामने भी वैसी हो जैसे पीठ पीछे होती है, जो आपकी रूह से इज्जत करे, आपकी सादगी का दिल से सम्मान करे और आपकी खामोशी को समझे। अब्बा हमेशा से आपके साथ बेहद सख्त और बेरुखे रवैये के साथ रहे हैं। कभी पूरे कुनबे के सामने आपको वो इज्जत और मान नहीं दिया जिसकी आप हकदार थीं। हवेली का बच्चा बच्चा जानता है कि आपकी अब्बा के सामने क्या हैसियत बनाकर रखी गई थी। उन्होंने आपको कभी वो मकाम नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि कल को हवेली की कोई चालाक लड़की पलटकर आपको जवाब दे या आपको नीचा दिखाए, क्योंकि आप एक बहुत ही सादी औरत हैं। आप कोई जहरीली सांस नहीं बन पाएंगी, तेज चालबाज। और हवेली की बाकी औरतें बेहद तेज और मक्कार हैं, तरह तरह की चालबाजियां जानती हैं। उनकी बेटियां अपनी माँओं को देखकर उनसे 10 कदम आगे निकल चुकी हैं। मैंने रमशा, सिदरा, इकरा, सना, इन सब के असली रंग और ढोंग देखे हैं। आपके सामने आपको पलटकर जवाब देती हैं और मेरे सामने आते ही सादगी और मासूमियत का झूठा नकाब पहन लेती हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आपका बेटा अंधा है और मुझे कुछ मालूम नहीं? बिल्किस बानो हैरत से मुंह खोले नम आँखों में बेपनाह ममता लिए अपने बेटे को देख रही थी। उन्हें सचमुच लगता था कि उसे कुछ नहीं पता, मगर उनका बेटा तो हवेली की हर एक दीवार का सच जानता था। ऐसे मत देखिए मुझे, बेटा हूँ आपका। बेटियां ही नहीं, बेटे भी अपनी माँ के सीने में दबे छुपे दर्द और आंसुओं को गहराई से महसूस करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि माँ कभी अपने बेटों को वो मौका ही नहीं देती जो अपनी बेटियों को देती हैं। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा आबाद और खुश रखे मेरे बच्चे, मगर एक मौका तो दो हया को। वो मेरे ख्याल में बहुत साफ़ और अच्छी लड़की है। अच्छा देखते हैं अम्मा, मैं ज़रा बाड़े का चक्कर लगा कर आऊँ। अब तो तुम पूरे इलाके के सरदार हो बेटा, क्या अब भी बाड़े और मवेशियों का पीछा नहीं छोड़ोगे? अम्मा, सरदार बनने से पहले बहुत से बेजुबान मवेशी मेरे हवाले थे। इन्हें मैंने अपने बच्चों की तरह सींचा और सहेजा है। अब सरदार बन गया तो क्या इनका साथ छोड़ दूं? वो दिल से हंस दिया। बिल्किस बानो अपने बेटे की सादगी और खरेपन पर दिल ही दिल में फ़ख्र महसूस करने लगी। वो पूरे इलाके का रोबीला सरदार जरूर था, मगर उसमें सरदारों वाला जरा सा भी बेजा गुरूर नहीं था। उसकी शख्सियत में वो जालिम सख्ती नहीं थी जो उसके बाप की सरदारी की पहचान हुआ करती थी। अगर सरदारी विरासत में न मिलती तो भी लोग उसकी शराफत देकर उसी को अपना सरदार चुनते, मगर वो इकलौता वारिस था, इसीलिए ये भारी जिम्मेदारी और सम्मान उसी के कंधों पर आना था। बचपन में ये गांव कितना हसीन था। अब तो लगता है किसी ने गांव की हरियाली निकालकर यहाँ पर ढेर सारा कंक्रीट भर दिया है। हया ने गांव को देखते हुए बुरी तरह अपना मुंह बिचकाते हुए चिढ़कर कहा, यहाँ तो ढूंढने पर भी एक पेड़ या खेत नजर नहीं आ रहे कि तभी दूर कुछ सूखे सूखे से खेत दिखे तो मिसबा को कोनी मारते हुए बोली, मिसबा ये 2-4 खेत बचाकर क्या एहसान कर रहे हैं? पहले तो दूर दूर तक हरियाली होती थी ना मम्मी? जैबुन्निसा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, पहले की बात अलग थी। अब सब मॉडर्न और एडवांस्ड हो रहे हैं। पहले मिट्टी के फुसफुसे घर थे, फिर पक्के बने और अब तो देखो सबने ऊंचे ऊंचे मकान भी ठोक दिए हैं। हया ने ठुड्डी पर हाथ रखकर ड्रामाई अंदाज में कहा, अरे यार, मुझे लगा वही पुराना दकियानूसी जमाना होगा। एक खूंखार मूछों वाला जालिम सरदार हवेली में बैठा होगा और बेचारी भोली भाली पिरजा झोपड़ियों में थर थर काँप रही होगी। उसकी इस फिल्मी कल्पना पर जैबुन्निसा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा कोई ड्रामा नहीं है यहाँ पर, सबका अपना अपना बिजनेस और काम धंधा है। हाँ, कोई बड़ा दंगा फसाद या पंचायती
फैसला हो तो सरदार को बीच में कूदना पड़ता है। हया ने मासूमियत से पूछा, और सरदार वो हमारे खुसर शब्बीर मामा ही है ना? अरे नहीं, अब तो गद्दी पर शामिर बैठता है। हया ने बेजारी से मुंह ऐठा। शामिर की शक्ल तो उससे धुंधली सी भी याद नहीं थी, और अब तो यहाँ कदम रखना ही उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे फालतू फैसला लग रहा था। याकूब साहब के इंतकाल के 2 साल बाद जैबुन्निसा अपनी दोनों बेटियों जारा और उसकी चचेरी बहन मिसबा दोनों को घसीट कर पहली बार गांव लाई थीं। हवेली में कदम रखते ही बिल्किस मामी ने हया की छरहरी काया देखकर हैरान होकर पूछा, अरे हया, इतनी सूखकर कांटा कैसे हो गई? हया ने झट से बाल झटक कर इतराते हुए कहा, अरे नहीं मामी जी, दिन रात डाइट का अत्याचार सहकर ये कातिलाना फिगर पाया है मैंने। शहर में सब मुझे मोटी का टैग दे रहे थे। पास बैठी इकरा और सना ने जहरीली मुस्कान के साथ चुटकी ली। वैसे सच कहें तो पतली तो तुम अभी भी नहीं लग रही। हया ने तुरंत अपनी तीखी नज़रों से उन्हें ऊपर से नीचे तक ताड़ा और करारा चाबुक चलाया। तुम्हारी तरह सूखी लकड़ी या कपड़े टांगने वाला हैंगर बनना कौन सी अक्लमंदी है? अरे इंसान का फिगर ऐसा सुडौल और गठीला होना चाहिए कि कोई फटे पुराने कपड़े भी पहले तो वो ब्रांडेड लगे। सारा मामी की तरह बुढ़ापे में सूखा पापड़ बनने से लाख गुना बेहतर है कि मैं बिल्किस मामी की तरह ढलती उम्र में भी हुस्न की मलिका लगूं। इकरा खून का घूंट पीकर दांत पीसती रह गई, जबकि मिसबा ने मुंह पर दुपट्टा ठूंस कर अपनी बेइंतहा हंसी को रोका। हया ने बिल्किस मामी को कसकर गले लगाते हुए मक्खन लगाया। शी इज स्वीट, केयरिंग, लविंग एंड सो काइंड। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट सबसे प्यारी मामी है। बिल्किस मामी ने भावुक होकर उसे चूमते हुए कहा, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं थी तो इसी नटखट में अपनी बेटी दिखती थी, मगर ये मैडम तो ऐसी बेवफा निकली कि सालों तक गांव का रास्ता ही भूल गई। अब जो पकड़ में आई हो ना तो वापस जाकर दिखाना। उनकी बात में छिपा गहरा संकेत उस वक्त जैबुन्निसा को भी चौंक आ गया। और फिर वही हुआ। रात होते होते हवेली का सबसे बड़ा बम फूटा। फरीद नाना ने अपने लाडले पोते और इलाके के सरदार शाहमीर के लिए हया का हाथ मांग लिया, और जैबुन्निसा चाह कर भी इनकार न कर सकी। जब मिसबा ने भागते हुए आकर ये सनसनीखेज खबर सुनाई तो इकरा, सना और सिदरा के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। जो लड़कियां आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही थीं कि शाहमीर की दुल्हन कौन बनेगी, उनके सामने तो शहर से आई ये चुलबुली चुड़ैल बाजी मार गई थी। जलन की आग में भुनती सिदरा ने हया को डराने के लिए जहर उगलना शुरू कर दिया। अरे रे रे, किस्मत ही फूट गई बेचारी की। वो शाहमीर भाई साहब सन की बेहद गुस्सैल, शकी और जमाने का दकियानूसी इंसान है। तुम उस जल्लाद के साथ एक छत के नीचे कैसे जिंदा रहोगी? हया तो अभी इस रिश्ते के सदमे से उभरी भी नहीं थी कि सिदरा ने एक और पैंतरा फेंका। अरे वो तो इतना खतरनाक पुरानी सोच वाला बंदा है, सुना है अपनी भैंसों तक को पर्दे में रखता है। हया के मुंह से चीख निकलते निकलते बची, व्हाट द हेल, क्या मैं किसी खूंखार जंगली सरदार की कैद में जा रही हूँ? इकरा ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए और भी मिर्च मसाला जोड़ा। और सुनो, उसके गुस्से से पूरी हवेली थर थर काँपती है। रोज नए नए स्मार्टफोन तोड़ना, खिड़कियाँ और शीशों के परखच्चे उड़ाना तो उसका डेली रूटीन है। मिसबा ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है और हया का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो उसने झट से हया का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे में ले गई। पीछे छूट गई लड़कियां जलन की भट्टी में जलती हुई आपस में ही शामिर के नाम पर बिल्लियां बनकर एक दूसरे के बाल खींचने पर उतारू हो गईं। कमरे में पहुंचते ही हया रोने जैसी शक्ल बनाकर मिसबा पर बरस पड़ी। मम्मी का दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी ऐसे आदमखोर राक्षस के पल्ले मुझे कैसे बांध सकती हैं? मिसबा ने उसे सहारा देकर बिठाया और शांत कराते हुए कहा, अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो। वो जलन की मारी चुड़ैलें सिर्फ तुम्हें डराकर भगाना चाहती हैं ताकि खुद शाहमीर पर डोरे डाल सकें। राय का पहाड़ बनाना तो उनकी पुरानी आदत है। ताई अम्मी हवेली के हर एक इंसान की नस नस से वाकिफ़ हैं। वो अपनी इकलौती लाडली बेटी को किसी जल्लाद के कुएं में थोड़ी ना धकेलेंगी। लेकिन हया अपनी ही धुन में सिर पकड़कर बैठी रही। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि उस मोडी और शक्की डायनासोर सरदार शाहमीर की हवेली में उसकी आज़ादी की तो बलि चढ़ना तय है। मेरा अपना दिल भी नहीं मान रहा, वो आहिस्ता से बोली। लेकिन क्यों? ये एक अच्छा रिश्ता है, घर अच्छा है और एक सरदार से शादी हो रही है तुम्हारी। मिसबा आखिर में मुस्कुराई। लेकिन ऐसे सरदार से कौन ही शादी करेगा जो अपनी भैंसों को पर्दा
उसकी बात पूरी होने से पहले ही मिसबा हंस दी। तुम्हें क्या सिर्फ यही बात तंग कर रही है? नो वे, बाकी बातें भी तो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं हैं। जानती हो तुम मेरी सोच कैसी है और मैं कैसा लड़का चाहती हूँ। लेकिन एक दफ़ा सोच लो यार, यकीनन वो लड़कियाँ झूठ बोल रही होंगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? बस मुझे महसूस हुआ। मिसबा गहरी सांस लेकर बोली, वो तुमसे जलती हैं। उफ, तुम ही वो लड़की नहीं हो जो कहती थी कि तुमसे कौन जलेगा हया। वो तो मैं मजाक में कहती थी यार, मगर दर हकीकत उनका रवैया ऐसा ही है जैसे वो तुमसे हसद करती हो। मिसबा बोली तो वो उसे देखती रह गई। इसलिए उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। लेकिन अगर कोई और वजह है या किसी को पसंद करती हो तो? तुम अच्छी तरह जानती हो मिसबा कि ऐसी कोई बात नहीं। मैं क्यों किसी को पसंद करूंगी? मिसबा को उसकी बात पर हंसी आ गई। क्यों, किसी को पसंद करना गुनाह है क्या? नहीं, मगर मैं क्यों करूंगी खुद से? मैं तो पसंद किए जाने के लिए हूं ना। अरे इतनी खुद पसंदी, जो भी कह लो, वो इठलाई। मिसबा उसकी बात पर फिर से मुस्कुरा दी। तुम बहुत ही पागल हो। एक समझदार तुम काफ़ी हो ना, मैं पागल ही सही। बनती है हम दोनों की जोड़ी। वो मज़े से बोली तो मिसबा सिर झटक कर रह गई। अम्मी, क्या मतलब रिश्ता पक्का? बेटा, सिर्फ रिश्ता ही पक्का नहीं हुआ, शादी भी तय हो गई है। मतलब क्या कह रही हैं आप? मैं समझा नहीं। वो हैरान सा रह गया था। बेयकीनी का आलम जैसे सर चढ़ गया हो। मतलब कि तुम बहुत जल्दी घोड़ी चढ़ने वाले हो? घोड़ी पर बैठे देखने के लिए आपने रिश्ता पक्का कर दिया? मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है शामिर, मजाक में मत लो मेरी बात को। अच्छा ना प्यारी माँ, मैं आकर कुछ करता हूँ। कुछ नहीं पुत्र, तुम्हें शादी करनी है। हाँ हाँ बही, पहले लड़की को तो देख लूँ। हाँ हाँ देख लेना, अभी वैसे भी यहीं पर हैं वो लोग। फिर ठीक हो गया, मैं शाम को पहुँच रहा हूँ। शाकिर कह रहा है कि भैंस की तबीयत वाकई नासाज है, शायद डिलीवरी करीब है। वो बोली, फिर मैं शाम को ही पहुँच जाऊँगा। आप शाकिर से कहलवाएं कि बाड़े से ना निकले और डॉक्टर का भी बंदोबस्त कर ले। हाँ मैं कह देती हूँ उससे, बस तुम जल्दी आना और इंतज़ार नहीं होता। किसी दिन मैं तुम्हारे बच्चे का यूँ इंतज़ार कर रही होंगी। उफ, ऐसे तो रिलेट मत करें सिचुएशन को। वो झल्लाकर फ़ोन बंद कर गया। वो वहीं बाड़े के किनारे बैठा सामने खड़े जानवरों के डॉक्टर से बात कर रहा था। कुछ मर्द अंदर थे, वो अंदर नहीं गया था, वहीं बैठा रहा। जब आंधी तूफान की तरह दो लड़कियां अंदर दाखिल हुईं, वो एक तरफ होकर खड़ा हो गया। वो उसे देख न सकी। मैं बस तसल्ली करना चाहती हूँ, क्या बाकी वो अपनी भैंसों को पर्दे में रखता है? उफ, कितनी बदबू आ रही है। मिसवा को वहाँ की बदबू से मतली होने लगी। बदबू? अब जाहिर है बाड़ा है, कुछ तो होगी। मगर ऐसे तो मत बोलो यार, अगर भैंसें सुनेंगी तो उनका दिल दुखेगा। उसकी बात पर पीछे खड़ा शामिर मुस्कुराहट रोकने की कोशिश में मुंह पर हाथ रख गया और जरा सा आगे को हुआ ताकि उसका चेहरा देख सके। पागल हो तुम? मिसवा उसकी बात पर झुंझला उठी। कुछ आगे जाकर वो रुकी और देखा तो एक पल को हैरान रह गई। भूरे बोरियों से बना पर्दा देखकर वो एकदम साकित रह गई। या अल्लाह, ये तो बाकी पर्दे में है। मतलब वो शामिर बाकी कट्टर इंसान है, अपनी भैंसों को पर्दे में रखता है। यकीनन वो जो बाहर हैं वो बेचारे मेल हैं और जो फीमेल हैं वो अंदर हैं पर्दे में। अगर मेरी शादी उससे हो गई तो मुझे भी टोपी वाले बुर्के पहनाएगा। सिद्रा कह रही थी वो उम्रे पर गया था तो वहाँ से एक भारी सा बुर्का भी लाया था कि जब उसकी शादी होगी तो वो अपनी बीवी को तोहफे में देगा। वो सर पकड़े मिसवा को देखने लगी। मिसवा उलझन में घिरी खड़ी थी। शामिर की आंखें उसकी बातों पर फैलती चली गईं। वो सिर झटक कर हंसी रोकता पीछे हुआ, मगर निगाहें बार बार उसी पर टिक रही थीं, जो इस पल यकीनन बेजार और गुस्से में थी। देख लो, तुम तो कह रही थी ऐसा कुछ नहीं होगा। वे लड़कियां ऐसे ही मेरा दिल खट्टा करना चाहती हैं। दिखाई दे रहा है कि वो कितना सच कहती हैं। वो एकदम रुआसी होकर बोली, क्या पता पर्दे के पीछे कोई सामान वगैरह हो, देख लेती हूँ। वो आगे बढ़ी और पर्दा हटाकर झांका। अंदर बाकी 3 भैंसें खड़ी थीं। वो एकदम जल्दी से पीछे हटी। मिसवा ने सवालिया अंदाज में पूछा, दुपट्टा सर पर रखे हुए, जबकि उसका चेहरा साफ दिख रहा था। शामिर बस उसे देखे गया। वो सुडौल जिस्म की खूबसूरत लड़की थी जिसके अंदाज में शौखी नुमाया थी। जिंदगी से भरपूर आंखों में इस वक्त उलझन, तल्खी और गुस्सा दिखाई दे रहा था। अब चलो। मिसवा ने उसका बाजू पकड़ा तो वो हाथ छुड़ाकर बाहर की ओर खुद ही बढ़ गई। वो जितना तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से दोबारा निकल भी गई। मिसवा की निगाह शामिर पर पड़ी थी, फिर वो आगे बढ़ गई। शामिर चंद कदम चलता आगे आया। वो यहाँ पर ये देखने आई थी कि मैं अपनी भैंसों को पर्दा करवाता हूँ। वो धीरे से बड़बड़ाया और फिर बेख्तियार हंस दिया।
वो कमरे में बैठी थी और सामने ढेरों जेवरात फैले हुए थे। कीमती पत्थरों से लदे सोने के जेवरात, महंगे महंगे कपड़े, मेकअप और दूसरे खर्चों के लिए मामा ने एक भारी चेक अपनी माँ के हवाले कर दिया था। ये सब क्यों लाई हैं यहाँ? वो अपनी माँ को देखते मुंह बिसूरने लगी। सोने और दौलत का लालच देकर वो मेरी शादी एक गांव की जाहिल और गवार। बदतमीजी मत करो हया, गांव के सरदार के लिए तुम कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हो? उसकी माँ ने उसे झिड़क दिया। वो एक बहुत अच्छा, आपने ये क्या अच्छे अच्छे की रट लगा रखी है? मैं खुद देख कर आई हूँ। उसकी दकियानूसी सोच का नतीजा। क्या बोल रही हो? ऐसे क्या देख लिया तुमने? मिसबा, तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलता। तुम्हें बैठे बिठाए भाभी ने अपने हीरे के लिए पसंद कर लिया है, वरना तुम में कोई गुण है भला? वो उस पर फट पड़ी। हाँ, सारे जमाने की बुराइयों से भरी पड़ी हूँ मैं। उसका दिल चाहा अपना सर पीट ले, मगर वो जानती थी ज़्यादा कुछ बोली तो माँ थप्पड़ रसीद करने से भी नहीं कतराएगी। मिसबा होंठ नीचे कभी अपनी चाची को देखती तो कभी अपनी सबसे जान से प्यारी कज़न हया को, जो इस वक्त अच्छी खासी परेशान और उलझी हुई लग रही थी। दूसरी तरफ शामिर मुतमईन सा ताज़ा दम हुआ अपनी माँ के पास बैठा था। चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान था। वो उसे पहली नज़र में ही भा गई थी। तुम कहो तो मैं उससे तुम्हें मिलवा दूँ? नहीं, बस रहने दें, उसकी ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं? देखो शामिर, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात है तो कह दो। मैं तो रिश्ता पक्का कर चुकी हूँ, सारे इंतजाम तय हो गए हैं। अच्छा, तो फिर अब मुझसे क्या चाहती हैं आप अम्मी जान? करवाएं शादी, करें शौक पूरा अपना। वो हंस दिया। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे शादी तुम्हारी नहीं किसी और की हो रही हो। क्या तुम अपनी होने वाली बीबी को देखना नहीं चाहते? देख लिया अम्मी, ठीक है, अच्छी लगी मुझे। हैं बाकी कितनी प्यारी है ना? बात वगैरह हुई? नहीं, बस दूर से देखा था, बाकी बातें वगैरह रहने दें। शादी का फैसला आपने कर लिया, बस बाकी आपकी मर्जी। वो गेंद माँ के पाले में डाले खुद बरिउल जमा हुआ था, मगर दिमाग में उसका चिड़चिड़ा अंदाज और बेवकूफ़ सी उलझन ताज़ा थी। देखो, तुम खुश तो हो ना? उन्हें नई उलझन ने घेर लिया। वो शादी से भागने वाला लड़का अचानक लापरवाही से इकरार किए बैठा था। खुश? जाहिर है मम्मा, तो मुझे क्यों लग रहा है कि तुम। अरे मेरी प्यारी सी मम्मा, इतनी ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती। वो अपनी जगह से उठकर अपनी माँ के कंधों पर जोर डालते हुए उन्हें अपने सामने बिठाते हुए बोला, आपने कभी किसी के लिए इतना कुछ नहीं कहा ना ही आपने अपनी जाति पसंद के आधार पर मुझे किसी लड़की से जोड़ा। अब इस लड़की में कुछ है, तभी तो आप दिल से मेरा रिश्ता उससे होता देखना चाहती हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, वो बोली। तो बस फिर आप खुश तो मैं भी खुश। वो उन्हें तसल्ली देता वहाँ से उठकर निकल गया। उससे कुछ ज़रूरी काम थे। वो उसी के लिए तैयार होकर माँ से मिलने आया था, और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि वो माँ से मिलने आए और वो 1 घंटा उसे अपने पास बिठाकर ना रखें। अब वो जल्दी में बाहर की तरफ जा रहा था जब उसकी नज़र आंगन में बैठी कच्चे आम खाती हया पर पड़ी। सामने ही सिदरा भी मौजूद थी, जो बड़ी जलती हुई नज़रों से उसे देख रही थी। तो मेरी कही बातों की तसल्ली करवा ली ना तुमने? क्या आप भी शामिर से शादी करने पर राजी हो? शामिर के पैर वहीं जम गए। वो आगे न बढ़ सका, शायद उसके जवाब का मुंतजिर था। मुझे नहीं पता, वो कंधे उचकाकर बोली। ये कैसा जवाब हुआ? तुम मेरे जवाब को लेकर क्यों इतनी उत्सुक हो? अगर करनी होगी तो तुम्हें वैसे भी पता चल जाएगा। हया तो नक्कर बोली, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई। भलाई? मदर टेरेसा हो क्या? जब देखो शामिर शामिर की रट लगा कर रखती हो, इतनी ऑब्सेस्ड हो उससे। हम किसी के बारे में इतना सिर्फ तब बोलते हैं जब हमें उससे तीव्र लगाव हो या फिर तीव्र नफरत। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या मसला है शामिर के साथ? वो साथ साथ में केरियां बिखा रही थी, जो शायद सामने बैठी सिदरा ही लेकर आई थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। अच्छा, मेरा भला शामिर से शादी न करना है, राइट? हाँ हाँ, मेरा मतलब तुम खुद को देखो, अच्छी खासी हो और वो इतना ख़ास नहीं है। शामिर की आंखें फैल गईं। अगर तुम उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को निशाना बना रही हो तो प्लीज़ मेरे सामने ऐसा मत कहो। हर इंसान अल्लाह का बनाया हुआ है, और हर किसी की ज़ाहिरी सुंदरता से उसकी शख्सियत का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बिल्कुल, मगर किसका दिल नहीं चाहता कि उसका होने वाला पति हैंडसम हो? शामिर सिर झटक कर आगे बढ़ गया। जाते जाते एक नज़र उस पर डालना ना भूला। वो बालों की 2 लटें चेहरे पर गिराए गुलाबी गुलाबी सी हो रही थी। शामिर निगाहें घुमाकर दूसरे गेट की ओर बढ़ गया। क्या मतलब, कल मेहंदी है? ये सब किसने किया? नाना जी ने, क्योंकि नाना को फिर उम्रे पर जाना है। वो चाहते हैं जितनी जल्दी शादी हो जाए बेहतर है। जैबुन निशा ने व्याख्या की।
उन्हें खुद भी आज ही मालूम हुआ था कि शादी की तारीख और पहले खिसक चुकी है। वो जो सोचे बैठी थी कि आने वाले दिनों में हया को राजी कर लेंगी, इस जल्दबाजी पर खुद भी बौखला उठी थी। सभी तैयारियों में लग चुके थे जबकि हया का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो सामने पड़े हरे लहंगे को टकटकी बांधे देख रही थी। मेरी बात का कोई महत्व भी नहीं है। और मिसवा जो खुद अपनी तैयारी न होने पर उलझन और परेशानी में घिरी हुई थी, उसके शिकायती लहजे पर और शर्मिंदा हुई। मेरे लिए कोई स्टैंड लेने की बजाय तुम्हें अपने कपड़ों की फिक्र है, वो कड़वाहट से बोली। देखो हया, मुझे कुछ नहीं सुनना, न मैंने उसे देखा है न मैं उसे जानती हूँ। पता नहीं किससे उठाकर रिश्ता करके इतनी जल्दी बिना पूछे शादी भी तय कर दी। मैं इंसान हूँ, कोई गुड़िया नहीं। क्या तुम अपनी माँ पर भरोसा नहीं करती? मैं तुम्हारे भले के लिए ही कोई फैसला करूंगी ना। ये कैसी जोर ज़बरदस्ती वाली भलाई है मम्मी। वो वहीं बैठकर रोने लगी और गुस्से में उसने सामने पड़ा लहंगा उठाकर जमीन पर पटक दिया। काश मैं यहाँ आती नहीं, वो आंखें रगड़ते हुए रो जा रही थी। मुझे नहीं करनी किसी से शादी, मुझे वापस घर लेकर चले। मिसवा फिक्रमंद सी जैबुन्निसा को देख रही थी। वो आंखों ही आंखों में उसे हया के पास रुकने का कहकर एक बार फिर अपने भाई और बाप से बात करने के इरादे से उनके पास गईं, मगर उन्होंने ऐतराज को दरकिनार करते हुए उनकी बात फिर टाल दी। और जैबुन्निसा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डट जाती, वो भी सूरत में कि वो खुद भी दिल से इस रिश्ते के लिए राजी थीं। अगले दिन नई रौनकें समेटे उतरा था। हर कोई एक अजीब सी जल्दबाजी का शिकार था। वो जो अभी ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाई थी, 2 ब्यूटिशियंस को देखकर बेजार हुई और मिसवा को देखा। प्लीज कोई तमाशा मत करना हया, अल्लाह पर छोड़ दो, सब बेहतर होगा। मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिसवा। मैं ऐसे ज़बरदस्ती के रिश्ते से इनकार कर रही हूँ और यहाँ किसी को रत्ती भर भी परवाह नहीं कि मेरी रूह क्या चाहती है। सबने मिलकर मुझे जिंदा दफनाने का इंतजाम कर लिया है, वो कड़वाहट से कहती चाय का कप पटक कर वहाँ से उठ गई। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वो अपना भारी लहंगा उठाए स्टोर रूम के पास बने बाथरूम में घुस गई। मिसबा ने उसे बड़ी हैरत से जाते हुए देखा। वो इतनी आसानी से हार मानकर कपड़े बदलने चली गई थी। खैर, वो वहीं बैठकर इंतजार करने लगी। पार्लर वाली लड़कियां भी वहीं बैठी रहीं। फिर जब मिसबा को चाची ने बुलाया तो वो बाहर चली गई। काफ़ी देर बीत जाने पर भी जब वो हया बाहर न आई तो दोनों पार्लर वाली लड़कियां ऊब कर बाहर निकली। मिसबा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़क उठा। क्या वो तब से बाहर नहीं निकली? नहीं, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। बाहर ढोलक की थाप पर मेहंदी की तैयारियां चरम पर थीं, पर अंदर सन्नाटा था। हया, हया, मिसबा ने दरवाज़ा पीटा। हया, और कितना वक्त लगाओगी? उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो स्टोर रूम का गेट खुल गया। देखा तो स्टोर की खिड़की चौपट खुली थी और हवा में पर्दा उड़ रहा था। उसने कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आई। जब हैंडल घुमाकर अंदर झांका तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ ना तो हया थी और ना ही उसकी कोई परछाई थी। हया निकाह को ठुकराकर फरार हो चुकी थी। सुनसान पगडंडी पर चलते चलते हया के पैर छालों से भर चुके थे। वो हवेली की घुटन भरी दीवारों से तो निकल चुकी थी, पर पथरीली टूटी सड़क उसके हौसले तोड़ रही थी। पैरों में पुरानी रबड़ की चप्पल, जिस्म पर भारी हरा लहंगा और बिखरे बाल। उसने पेड़ के साए में रुककर फ़ोन देखा। मिसबा की अनगिनत कॉल्स आ रही थीं। उसने गुस्से से फ़ोन जेब में ठूंसा और फिर से आगे बढ़ने लगी। आगे मिट्टी की फिसलन थी, चप्पल फिसलने लगी तो उसने उन्हें हाथ में उठा लिया और नंगे पाँव ही भागने लगी। लानत है ऐसे सड़े गले रिवाजों पर। क्या मैं उस डायनासोर के ज़माने के जालिम सरदार शाहमीर की गुलाम बनूंगी, जो इतना कट्टर है कि अपनी भैंसों को भी पर्दा करवाता है? मैं हया खान, आज़ाद पंछी, उसके लोहे के पिंजरे में? नो नेवर। वो बड़बड़ाते हुए भागने की कोशिश में यकाएक फिसल कर गिरने ही वाली थी कि तभी 2 फौलादी मेहरबान बाहों ने उसे अपनी आगोश में थाम लिया। उसकी सांसें एक पल में ही थम गईं। जब नजरें उठी तो सामने सफ़ेद पोलो शर्ट और जीन्स पहने एक बेपनाह रौबीला कातिलाना नए नक्श वाला शख्स खड़ा था, जो किसी हॉलीवुड फिल्म का हीरो लग रहा था। उसकी गंदमी आंखों में हया के लिए गहरी जानलेवा दिलचस्पी थी। माशाअल्लाह मोहतरमा, निकाह से भाग कर आ रही हैं या किसी ओलंपिक रेस में मुकाम हासिल करने निकली हैं? और ये लहंगा पहन रखा है या कोई शाही खेमा लपेट रखा है? वो हल्की मुस्कान के साथ बोला। हया ने अपनी पूरी ताकत से गुस्सा जताया। बकवास बंद करो अपनी। मैं उसे जाहिल, घमंडी और बदतमीज सरदार शाहमीर के चंगुल से बचकर भाग रही हूँ। मैंने उसके बारे में सुना है कि वो इतना मगरूर और जालिम इंसान है कि
कि शीशा भी उसकी इजाज़त के बिना उसका अक्स नहीं दिखाता। शामिर के होंठ एक हल्की मुस्कान में ढले। वो बिल्कुल सामने खड़ी थी, वही आग उगलती आंखें, वही जिद्दी अंदाज। अच्छा, तो तुम सरदार शामिर की कैद से भाग रही हो? क्यों, क्या वो तुम्हारे लायक नहीं? पहली बात, मैंने उसे जल्लाद की शक्ल नहीं देखी, और दूसरी बात, वो मेरे मापदंड और स्टैंडर्ड के आसपास भी नहीं भटक सकता। अच्छा, और आपका स्टैंडर्ड क्या है मोहतरमा? शामिर ने सीने पर अपने मजबूत हाथ बांधे और उसके बेहद करीब झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हया घबराकर उसे धकेलती हुई भागने लगी, पर शामिर ने पलक झपकते ही उसकी कलाई दबोचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। छोड़ो, मुझे जाने दो। मेरे पास तुम जैसे आवारा लोगों के लिए वक्त नहीं है। हया अपनी कलाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसकी रेशमी जुल्फें हवा में उड़कर शामिर के चेहरे को छूने लगीं। स्टैंडर्ड तो बताती जाओ, क्या पता मैं तुम्हारे उन सपनों पर पूरा उतर जाऊं। तुम? हया ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। हाँ, मैं? क्या मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं लगता? सिर्फ खूबसूरत चेहरा और गठीला जिस्म होना ही सब कुछ नहीं होता, हया ऊंचे स्वर में चिल्लाई। शामिर ने एक दिलकश मुस्कान के साथ उसकी बेबसी का मजा लिया। अच्छा, तो ये तो मानती हो कि मैं हैंडसम हूँ। इसके अलावा और क्या शर्तें हैं तुम्हारी? इसके अलावा, वो मेरी आज़ादी का सम्मान करे, मेरी सोच को परवाज दे, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करे और मेरे ख्वाबों के आगे दीवार न बने। और तुम्हारा ख्वाब क्या है हसीन मोहतरमा, वो भी बता दो। शामिर की भारी मदहोश कर देने वाली आवाज़ हया की रूह तक उतर गई। पहले आप मेरा हाथ छोड़ें। हया उसकी नज़रों की तपिश से बुरी तरह घबरा गई। शामिर ने गहरी सांस लेते हुए उसकी कलाई आज़ाद कर दी। मैं जा रही हूँ। वो जैसे ही मुड़ी, शामिर चट्टान की तरह उसके रास्ते में आकर खड़ा हुआ और हया धम से उसके चौड़े लोहे जैसे सीने से जा टकराई। ओफ, ये सीना है या कोई चट्टान? क्यों जान खा रहे हो मेरी? जाने दो मुझे। अगर मैं पकड़ी गई ना तो तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। हया चिढ़कर अपना कंधा सहलाने लगी, पर शामिर तो उसकी इस मासूम नजाकत और खुशबू में पूरी तरह खो चुका था। पागल लड़की, तुम्हें क्या लगता है सरदार की पहुंच से तुम बच निकलोगी? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कैसी मदद? और क्यों करोगे तुम मेरी मदद? ऐसे ही, क्या पता मदद करते करते तुम मुझसे मोहब्बत कर बैठो। वैसे तुम किसी ख्वाब का जिक्र कर रही थी। हाँ, मैं एक मशहूर एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। और तुम कौन होते हो मेरी मदद करने वाले? अगर मैं कहूँ कि मैं ही तुम्हारी फिल्म का डायरेक्टर हूँ? हया ने अपनी आंखें सिकोड़कर शक से उसे देखा। साफ साफ झूठ बोल रहे हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे हर ख्वाब की ताबीर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मेरा गलत फ़ायदा तो नहीं उठाओगे? फ़ायदा तो मैं पूरा उठाऊंगा। शामिर जैसे ये कदम आगे बढ़ा, हया खौफ से चीखती हुई भागने लगी, पर शामिर ने झपट्टा मारकर उसे पीछे से दबोच लिया। हया उसके हाथ पर अपने नाखून चुभाने लगी, चीखने लगी तो शामिर ने तड़प कर अपने चौड़े हाथ से उसके गरम कपकपाते होठों को ढक दिया। शोर मत मचाओ, मैं ही सरदार शामिर हूँ, तुम्हारा होने वाला पति। शामिर की ये बात सुनते ही हया के पूरे वजूद में जैसे बिजली सी कौंध गई। शामिर ने उसकी खौफजदा आंखों में देखते हुए धीरे से अपने हाथ उसके होठों से हटा दिए। हया की सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसका चेहरा डर और शर्म की सुर्खी से लाल हो चुका था। शांत हो जाओ, काम डाउन। उसकी इतनी नज़दीकी पर वो पूरी रियासत पर हुकूमत करने वाला कठोर शामिर मोम की तरह पिघल चुका था। उसने अत्यंत नजाकत से हया को अपने आगोश से अलग किया और उसकी आंखों में झांकने लगा। आप सरदार शामिर हैं? हया की आवाज़ कांप रही थी। और मैं शामिर को नहीं हो सकता? क्या किसी खूंखार आदमखोर राक्षस की उम्मीद लगा बैठी थी? नहीं। हया ने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। अगर ये सामने खड़ा इंसान शामिर था तो वो उसकी खामखा की कल्पनाओं से 1000 गुना ज़्यादा हैंडसम, रौबीला और आकर्षक था। उसकी भारी मर्दाना आवाज़, उसका लंबा कद और उसकी खूबसूरत काया, वो हया के सपनों के राजकुमार से भी बढ़कर था। पर फिर भी उसकी स्वतंत्रता, उसकी शर्तें। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हया ने अपनी कांपती आवाज़ में आखिरी दाव खेला। शामिर ने उसके हुस्न को निहारते हुए एक गहरी जुनूनी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी हया। क्या मतलब? मैं आपके साथ नहीं रह सकती। वो अपनी कलाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए सहम कर बोली। अभी तो कह रही थी कि मैं हैंडसम हूँ। शामिर ने सीने पर हाथ बांधे एक रोबीला कदम उसकी ओर बढ़ाया। उसकी शख्सियत का रौब और असर इतना गहरा था कि हया न चाहते हुए भी उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगी। मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरा करूंगा मेरी जान।
उसके इस अंदाज पर हया का दिल बेख्तियार धड़क उठा। वो अविश्वास और हैरत से उसे देखने लगी। शामिर ने आगे बढ़कर उसके कंधे से सरकते हुए बारीक दुपट्टे को नरमी से उठाया और उसके कंधों के चारों ओर लपेट दिया। हम हवेली चढ़ रहे हैं। उसने हया की ठोड़ी को उंगलियों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए एक शांत मगर अटूट हुक्म सुनाया। लेकिन मैं किसी गुस्सैल और सख्त मिजाज इंसान से शादी नहीं कर सकती। हया ने कांपती आवाज में अपना विरोध जताया। तुम पर कभी सख्ती नहीं करूंगा। जो करूंगा बहुत ही आराम और प्यार से करूंगा। वो एक बेहद अर्थपूर्ण और दिलकश अंदाज में कहकर मुस्कुराया, जिससे हया मारे शर्म के ओर सिमट गई। आप बहुत बेशर्म हैं। अभी से कैसे कह सकती हो? अभी तो बेशर्मी वाला रिश्ता बना ही नहीं है हमारा। उसकी इस बात पर वो और भी शर्म से लाल हुई थी और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे कि वो उसके चेहरे की लाली न देख सके। लेकिन वो भी बड़ा तेज था। उसके चेहरे पर फैलते सिंदूरी रंग को देख चुका था। दूर से जितनी प्यारी लगती हो ना, पास से उससे 10 गुना ज़्यादा कातिलाना लगती हो। पहले मैं शादी को सिर्फ एक समझौता मानकर आ रहा था, मगर अब ये समझौता नहीं रहा। सरदार शामिर का दिल पहली बार किसी लड़की की नज़दीकी में मोम की तरह पिघला है। तुम में ज़रूर कोई बात है, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थामकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। आपको मेरे पीछे किसने भेजा था? हया, जो उसके शब्दों के जादू से घबरा रही थी, अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर पूछने लगी। तुम मुझे इत्तेफाक से मिली हो, मगर तुम्हारी ये हरकत बेहद गलत थी। तुम हमारे ख़ानदान की इज्जत खाक में मिलाने जा रही थी ना। इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इस बार शामिर ने बेहद सख्त और गंभीर लहजे में कहा, जिसने हया को जड़ बना दिया। अभी कुछ लम्हे पहले अपनी मीठी बातों और नज़रों से वो उसे कुछ और लग रहा था, और इस आखिरी धमकी ने उसके पूरे वजूद में सनसनी फैला दी। वो डर के मारे एकदम से थरथरा उठी थी। वो उसे हवेली के पिछले हॉल में मिसवा के हवाले करके जा चुका था। ऊपर कमरे में पार्लर वाली लड़कियां मौजूद थीं। शामिर की माँ बिल्किस बानो भी वहीं सुन्न सी बैठी थीं। जैबुन्निसा शर्मिंदगी के मारे पूरी तरह खामोश थी। बेटा, तुम अपनी बात पहले भी तो कह सकती थी ना, बिल्किस बानो ने दुख से कहा। इसका कोई कसूर नहीं है बिल्किस, ये तो मुझे पहले ही कह चुकी थी, मगर मुझे लगा कि शायद माँ होने के नाते मुझे इसके लिए फैसला करने का हक है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये मेरे मुंह पर कालिख पोत कर यूं भागने की कोशिश करेगी। जैबुन्निसा की आंखें भर आईं। आई एम सॉरी। हया का सर शर्म से झुक गया। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैं इस निकाह के लिए राजी हूँ। उसकी बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी के चेहरों पर हैरत और अजीब से हाव भाव छा गए, मगर कोई कुछ न बोला। वो खामोशी से जाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो 1-1.5 घंटे की गुमशुदगी हवेली में शामिर, बिल्किस बानो, जैबुन्निसा और मिसबा के अलावा किसी के इल्म में नहीं थी। वो पूरे समय शामिर की कई बातों में खोई रही। दिल की हालत अजीब थी, पहले से कहीं ज़्यादा उलझी हुई, मगर अब उसमें एक अनजाना पुरकशिश उत्सुकता और शौक भी शामिल हो चुका था। वो चाहकर भी कुछ देर पहले रास्ते में शामिर से हुए उस टकराव को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। उसकी भूरी आंखों का वो गहरा भाव और उसकी शरारत में डूबे अर्थपूर्ण जुमले हया के वजूद में एक अजीब सी सिहरन दौड़ा रहे थे। वो आने वाले कल को लेकर एक मीठी और रोमांचक उलझन का शिकार थी। मेहंदी का फंक्शन सिर्फ औरतों के बीच सिमट कर रह गया। शामिर दोबारा नजर नहीं आया था, मगर हया का दिल अब बेताब था कि वो सिर्फ एक बार शामिर को देख ले या फिर शामिर उसे देख ले। रात के सन्नाटे में वो अपनी तमाम तर सजावटों के साथ कमरे के बाहर बनी छत पर खड़ी थी। कीमती जेवरात और महारत से किए गए मेकअप ने उसके हुस्न को कयामत बना दिया था। वो कल के दिन को लेकर एक अजीब सी जुनूनी कैफियत में थी। उसके हाथों पर रची मेहंदी की महक और हथेलियों पर लिखा शामिर का नाम। कल वो उस मगरूर, हसीन और रौबीले सरदार शामिर की दुल्हन बनने जा रही थी। उसका दिल सीधे सीने में ऊधम मचा रहा था। जब से तुम शामिर के साथ वापस आई हो, तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदला बदला सा है। कुछ कहा है क्या उसने तुम्हें? मिसबा भी उसके अचानक आए बदलाव को ताड़ रही थी, सो कहे बिना न रह सकी। नहीं तो? हया ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। सच सच बताओ हया। क्या बताऊं मिसबा? मैं खुद अपने दिल का हाल समझने में नाकाम हूँ। वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी। आईने में अपना दुल्हन का रूप देखकर वो खुद भी हैरान थी। आज से पहले वो खुद को इतनी हसीन कभी नहीं लगी थी। क्या मतलब? मुझे नहीं पता, मगर कम से कम हमारी जोड़ी बहुत शानदार है। वो इतराकर मुस्कुराई।
उसकी इस बेवकूफ़ाना बात पर मिसबा हैरत से उसे देखने लगी। ऊपर से उसकी आवाज़ भी कितनी प्यारी, कितनी भारी और खूबसूरत है। अमीर है और मेरे हुस्न से बुरी तरह प्रभावित भी। तो इस शादी को एक मौका देकर देखने में क्या हर्ज है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो और अल्लाह तुम्हें थोड़ी समझ दे। मिसबा ने चुटकी ली। ये कैसी दुआ हुई? क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? वो चिढ़कर बोली। तो मिसबा खिलखिलाकर हंस दी। फिलहाल तो लग रही हो, मगर सच कहूँ तो वो वाकई एक बहुत जर्फ वाला इंसान है। उसने इतनी खामोशी से तुम्हें लाकर हमारे हवाले कर दिया। अगर कोई दकियानूसी या घटिया सोच का मर्द होता ना, तो पल भर में शादी से इनकार करके तमाशा बना देता। मिसबा ने संजीदगी से कहा। उसकी बात सुनकर हया एकाएक चौंकी। क्या मतलब? शाहमीर को तुम लोगों ने भेजा था मेरे पीछे? बिल्किस आंटी ने। हया अपने होठ भींच कर रह गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निकाह ख्वाह आ चुके थे। मिसबा ने मुस्कुराहट के साथ उसे तसल्ली दी, उसे वहीं बिठाया और उसका भारी घूंघट आगे सरका दिया। उधर शाहमीर सफ़ेद सलवार सूट में सर पर सिहा दस्तार बांधे और पीठ पर पारंपरिक तलवार सजाए निकाह के लिए पूरी तरह तैयार था। बाग में हर तरफ मर्दों का हुजूम था जो दूर दूर के इस सरदार के निकाह में शामिल होने के लिए आए थे। वो किसी शहजादे की आन बान शान लिए स्टेज पर बैठा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मगरूर मध्यम और गैर महसूसी मुस्कान तैर रही थी। कुछ देर में निकाह ख्वाह कुछ बुजुर्गों के साथ उस तरफ आते दिखाई दिए। निकाह के बोल गूंजने लगे और शाहमीर ने एक बेहद शांत और मुतमईन दिल के साथ हया शाहनवाज को अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र चुन लिया। निकाह मुबारक का शोर उठा, फ़ज़ा में बुलंद हुआ, मिठाइयाँ बांटी जाने लगीं और ढोल की थाप पर जश्न शुरू हो गया। मगर शाहमीर का दिमाग इस पल सिर्फ अपनी नई नबीली दुल्हन के ख्याल में अटका हुआ था। निकाह होने के बाद हया घूंघट डाले कमरे में बैठी थी। दूल्हा अभी तक मर्दानी महफिल से लौट कर नहीं आया था। सब दूल्हे के आने के मुंतजिर थे और गुजरता हर लम्हा हया की बेताब धड़कनों के शोर को बढ़ा रहा था। कल तक उसकी सोच के दायरे कुछ और थे और आज वो किसी और ही हसीन गुमान में जी रही थी। जिंदगी बदल चुकी थी और उसने इस बदलाव को कितनी सादगी से कबूल कर लिया था। पता नहीं क्यों वो इन्हीं ख्यालों में खोई बैठी थी कि तभी दूल्हे के आने की खबर हुई। उसके पूरे बदन में चिंगारियां सी दौड़ने लगीं। जिसे कल तक देखा नहीं था, आज वो उसका शौहर बन चुका था। मैंने इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कैसे कर लिया? दिमाग में फिर से वही सवाल उभरा, मगर कनखियों से अपनी तरफ आते उस पुरकशिश शानदार मर्द के भारी कदमों की आहट ने उसके अंदर के सारे सवालों को पल भर में थाम लिया। शाहमीर का रौब और जलाल उसके पूरे वजूद पर छाने लगा। उसकी शाही खुशबू और उससे भी ज़्यादा उसका रौबीला वजूद पूरे कमरे में महक उठा। हवेली की औरतें बिल्किस बानो और जैबुन्निसा ने शाहमीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वो हया के ऐन बराबर में आकर बैठ चुका था और फिर जरा सा रुख उसकी तरफ मोड़कर उसने मध्यम भारी आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम। शाहमीर भाई, हया का घूंघट तो उठाइए। मिसबा हाथ में कैमरा लिए बेहद उत्साह से बोली। शाहमीर ने गहरी सांस लेते हुए सर खम किया और हया की तरफ घूमकर निहायत नजाकत से उसका घूंघट उठाया। एक पल के लिए वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखें हया के रूप पर जाकर जम गईं। शाहमीर की नज़रों में उतरा वो बेपनाह समंदर और जुनूनी हावभाव देखकर हया अपनी पलकें झुकाने पर मजबूर हो गई। शाहमीर ने पलकें तो फेर ली, मगर उसका दिल उसी जादुई और हसीन वजूद पर अटक कर रह गया। वो एहसास ही अद्भुत था। हया के दुल्हन वाले रूप की बेपनाह दिलकशी ने शाहमीर के पूरे वजूद को अपनी आगोश में ले लिया। काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद दुल्हन को पूरी तरह से अकेला छोड़ने का हुक्म जारी हुआ और शाहमीर को बाहर ले जाया गया। वो अभी दुल्हन के कमरे में नहीं रुक सकता था। उसे रस्मों के मुताबिक कुछ घंटे और इंतजार करना था और हया का वो कातिलाना रूप देखने के बाद शाहमीर के लिए इंतजार किसी सजा जैसा लग रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से वो वक्त काटा। जैसे ही डेरा खाली हुआ, वो खामोशी से वहाँ से निकल आया। रात के 1:30 बज रहे थे। वो एक अजीब सी रूहानी सरसारी में डूबा अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट पर हया के पूरे वजूद में कपकपी सी दौड़ी। होश आते ही वो झटके से सीधी होकर बैठ गई। वो उसका इंतजार करते करते सुस्ताने लगी थी। शाहमीर उसके ठीक सामने खड़ा अपनी दस्तार उतार रहा था। हया ने अपनी नज़रें पूरी तरह झुका लीं। सो गई थी? उसने बेहद नरमी और अपनेपन से पूछा और उसके करीब आकर बैठ गया। नहीं, बस लेटी हुई थी। उसने झुकी हुई नज़रों और सिमटती आवाज़ में कहा। शाहमीर बस उसे देखे गया, जैसे उसकी सूरत का एक एक नक्श अपनी रूह में
हमेशा के लिए तलाश लेना चाहता हो। वो थोड़ा आगे झुका और साइड टेबल से कोई चीज़ निकालने लगा। वो एक बेहद खूबसूरत सुनहरी डिबिया थी जिसकी सजावट किसी सीप जैसी थी। उसने हया के सामने हाथ बढ़ाकर उस सीप को खोल दिया। अंदर एक बेहद नायाब और खूबसूरत ब्रेसलेट था जिसके एक सिरे पर दुर्लभ गुलाबी रंग का कीमती हीरा जगमगा रहा था। कैसा लगा? शामी ने उसकी आंखों में झांकते हुए मध्यम आवाज में पूछा। बहुत खूबसूरत है। वो उस हीरे की आंखें चौंधियां देने वाली चमक से मंत्रमुग्ध हो गई थी। वो जिंदगी में पहली बार असली हीरा देख रही थी और वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा दिया। शाहमीन ने निहायत नजाकत और नरमी से वो ब्रेसलेट उसकी नाजुक कलाई में पहना दिया। फिर उसका हाथ थामकर उस पर मेहंदी से लिखा अपना नाम देखा और मुस्कुरा दिया। फिर अचानक सिर झटक कर खिलखिलाता हुआ हंस पड़ा। क्यों हंस रहे हैं आप? हया यकाएक उलझ गई। जब मैं 14 साल का था ना, तो मेरे एक दोस्त का नाम किसी लड़की ने अपने हाथ पर लिखा था और मैं बहुत बुरी तरह जल भुन गया था। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अपने नाम को किसी के हाथ पर रचे देखने के लिए मुझे पूरे 16 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उसकी इस बात पर हया की भी हंसी छूट गई। उसे यूँ खिलखिलाते देखकर शामिर उसे देखता रह गया। उसके दिल में जैसे शहनाइयाँ सी बज उठीं, जैसे हवा में एक साथ हजारों तितलियाँ उड़ने लगी हों। तुम्हारी हंसी बेपनाह खूबसूरत है हया। उसने अपनी उंगली से हया के गुलाबी गाल को धीरे से सहलाया, जिससे हया मारे शर्म के ओर से मट गई। शामी ने अपने हाथ का स्पर्श उसके चेहरे से नहीं हटाया। गालों को सहलाती हुई उसकी उंगलियां हया के नाजुक होठों तक आ गईं। उसने निहायत नरमी से उसके होठों को छुआ। हया उसके इस रूहानी स्पर्श से थरथरा उठी। शामिर को उसका ये झिझकना, लाल होती रंगत और लरजती पलकें बेहद मजा दे रही थीं। वो अपनी नज़रें उसी पर जमाए रहा। हाथ अब भी उसके चेहरे के तराशे हुए नक्शों पर ठहरा हुआ था। उसने हया को और भी करीब खींचकर अपने सीने से लगा लिया तो हया को अपने दिल की तेज धड़कनें सीधे शाहमीर के सीने में गूंजती हुई महसूस होने लगीं। जानती हो, तुम्हें पहली बार देखते ही मैंने इस निकाह के लिए हाँ क्यों की थी? क्यों? वो बेख्तियार पूछ बैठी। क्योंकि तुम्हारे वजूद पर किसी झूठ या फिर किसी फरेब का पर्दा नहीं था। तुम जैसी अंदर से हो वैसी ही बाहर से। एक मिनट, मैं बुर्का नहीं पहनती। आप अपनी भैंसों को तो पर्दे में रखते हैं, मगर मुझे पर्दे में रखने की कोशिश की ना तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शाहमीर जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा और वो हंसता ही चला गया। उसकी इस बेसाख्ता हंसी पर हया मारे झेंप के पानी पानी हो गई। मेरी भैंसें पर्दा नहीं करती मैडम। वो उनकी डिलीवरी का वक्त था, उस वक्त उन्हें इन्फेक्शन से बचाने के लिए पर्दे में रखा जाता है। हया का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। क्या वाकई? तो फिर आप उम्रे से टोपी वाला बुर्का क्यों लाए थे? उसकी इस मासूमियत भरी बात पर शाहमीर एक बार फिर ठाका मारकर हंस पड़ा। मैडम, मैं उम्रे पर मक्का मदीना गया था, अफगानिस्तान नहीं कि टोपी वाला बुर्का लाता। वो एक बेहद सादा और खूबसूरत सा अबाया है। अगर तुम्हें पसंद हो तो पहन लेना और ना चाहो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। वो बेहद नरमी और प्यार से उसे समझा रहा था और हया बस से टकटकी बांध उसे देखती रह गई। इतनी बदगुमानी और गलतफहमियां क्यों पाल रखी थी दिल में? वो हया का हाथ सहलाते हुए पूछ रहा था। हया शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। वो सब लड़कियां बहुत बातें बना रही थीं। वो सब कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ इतना समझ लो कि उनसे ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम पर उनका झूठा रंग चढ़ते नहीं देख सकता। मुझे खरे और सच्चे लोग पसंद हैं, जो जैसे दिखते हैं वैसे ही हों, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि मैं कैसी हूँ? मुझे लोगों को पहचानने में वक्त नहीं लगता हया। मैं इंसान की आंखें पढ़ लेता हूँ। और फिर सच तो ये है कि तुम फिलहाल सिर्फ मेरी शक्ल सूरत से प्रभावित हो गई हो। नहीं तो वो यकायक तेजी से बोली। क्यों? क्या तुम मेरे हैंडसम होने पर खुश नहीं हुई थी? जाहिर है पहला इंप्रेशन तो इंसान की जाहिरी शख्सियत का ही होता है। वो चिढ़कर तुनक बोली थी। उसका यूँ चिढ़ना शाहमीर को और भी ज़्यादा मज़ा देने लगा। यूँ चिड़चिड़ी सी तुम बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि बस। उसने बेख्तियार हया को अपने सीने में कसते हुए कहा और हया बुरी तरह घबरा गई, मगर उसकी लोहे जैसी मजबूत गिरफ्त से निकल न सकी। शाहमीर उसे अपने सीने से लगाए उसके रुई जैसे नर्म गुदाज बदन के एहसास के खुमार में डूबने लगा। उसकी भीनी भीनी खुशबू अपनी नसों में उतारता हुआ वो उसके और भी करीब होता गया। मेरे ख्वाबों का क्या होगा शाहमीर? हया उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो खुद इस नज़दीकी से घबरा रही थी।
तुम्हारा ख्वाब क्या है गुलबदन? वो एक गहरी मादक और भारी आवाज़ में कहता हुआ उसके नाजुक गले और गर्दन से अपने होंठ हटाकर बोला, मुझे मुझे एक्टिंग करनी है। हया उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ठीक है, बिल्कुल कर लेना, सरगोशी भरे अंदाज में कहता हुआ वो उसके होंठों पर झुकता चला गया। हया थोड़ा कसमसाई, मगर शामिर के लिए खुद को रोकना अब नामुमकिन था। उसकी खुशबू और उसकी नजाकत शामिर को दीवाना बना रही थी। वो हदों से आगे गुजरता उसका बिलौज भी हटा चुका था। उसकी साफ दमकती गोरी मक्खन सी नरम मुलायम धड़कनें देखता वो बुरी तरह से मदहोश हो उठा था। धीरे से उसकी धड़कनों पर झुकता बड़ी मदहोशी से अपनी जीभ से उन्हें गीला करते हुए धीरे धीरे उन्हें पीने लगा। एक सिसकी थी जो हया के लबों से निकली थी। दूर हटो, क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। कह सकती हो आज तुम्हें ये कहने का भी हक है, क्योंकि आज तो मेरी सारी बेशर्मियाँ देख लोगी। वो एक ही झटके में उसे लहंगे से भी आज़ाद कर गया था। उसके बाद शामिर की बेशर्मियाँ रुकी नहीं थीं और भी ज़्यादा हद पार करती चली गईं। तो वहीं हया की सिसकियाँ भी पल पल बढ़ती जा रही थीं। कभी घबराती तो कभी शर्माकर चेहरा हाथों में छुपाती। प्लीज़ शामिर, मत करो, मैं शर्म के मारे ही मर जाऊंगी। वो अपने चेहरे पर तकिया रखकर बुरी तरह शर्म से लाल होते ही बोली थी, जबकि शामिर ने तकिया छीनते हुए दूर उछाल दिया था। अपनी आंखें खोलो हया और देखो, क्या मैं इस हालत में हूँ कि तुमसे दूर जा सकूं? हया ने अपनी जरा सी आंखें खोलते शामिर की लाल मदहोश आंखों में देखा, जहां चाहत और नज़दीकी का खुमार नशा बनकर झलक रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी पर इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक सैंडो थी, जिसमें उसके खूबसूरत कट्स और भी उभर रहे थे। उसकी गहरी होती सांसें और हया के करीब आने की शिद्दत में धीरे से कांपता हुआ उसका वजूद। वो वाकई इस कंडीशन में नहीं था कि अब हया से दूर जा सके। लेकिन शामिर, हया के कांपते होंठों से मुश्किल से ये दो शब्द निकले, लेकिन शामिर ने झुकते हुए उसके कांपते रसीले होंठों को अपने लबों की कैद में ले लिया। बड़ी मदहोशी से उन्हें पीता हुआ खुद को तृप्त करने लगा। ये पल बहुत हसीन है हया, इन्हें खुलकर एंजॉय करो, इन्हें महसूस करो। वो उसके चेहरे पर बड़ी नरमी से अपनी मोहब्बत का स्पर्श छोड़ता हुआ उसे भी बहकने पर मजबूर करने लगा। और जब हया के दिल से डर निकल गया तो शामिर की छुअन में वो भी धीरे धीरे मदहोश होने लगी। वो उसके नरम मखमली वजूद को धीरे धीरे सहलाते हुए अब उसे पूरी तरह तैयार कर चुका था। उसकी मोहब्बत और जुनूनी गुस्ताखियों में लम्हा दर लम्हा इजाफा होता गया। हया उसकी शिद्दत से घबराती हुई आखिरकार अपने हथियार डालते हुए पूरी तरह उसके रहमो करम पर आ गई। मगर शामिर की उस मजबूत गिरफ्त में एक बेपनाह नरमी भी शामिल थी। उसके अंदाज की नरमी और प्यार भरी सरगोशियों के घेरे में हया का बचा खुचा डर भी पिघलकर ख़त्म हो गया। बाहर चांदनी रात उनके इस मिलन के मध्यम गीत को गुनगुनाती हुई कतरा कतरा पिघल रही थी। अगली सुबह हया की आंखें शामिर के मजबूत और सुरक्षित घेरे में खुली। वो बिना शर्ट के था। सुबह के नीम अंधेरे में हया कई लम्हों तक खामोश, सुन्न और शर्म से लाल होती हुई उसी की बाहों में कैद रही। कुछ देर के बाद उसने निहायत सावधानी से खुद को उसकी बाहों से निकालना चाहा, मगर उसकी छोटी सी कोशिश ने शामिर की नींद में खलल डाल दिया। उसने अपनी गहरी आंखें जरा सी खोलीं और अपने पहलू में पूरी तरह समर्पित हया को देखने लगा। हया ने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। शामिर ने उसे खींचकर अपने और भी करीब कर लिया और खुद कोहनी के बल उठकर उस पर झुक गया। छुप छुपाकर कहाँ भागने की कोशिश हो रही है? सुबह के अभी सिर्फ 7 बजे हैं। इतनी जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बिखरी रेशमी बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए वो फिर से शौक होने लगा। हया, जो अभी रात के उस खुमार से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी, उसकी इस बदलती रुत और बेबाक अंदाज से हड़बड़ा कर रह गई। कोई आ जाएगा। किसी की इतनी मजाल। वो मुस्कुराते हुए और भी गुस्ताखियाँ करता हुआ उसे पूरी तरह बेबस कर चुका था। शामिर की दुल्हन, वो गुनगुनाया। हया ने कसकर अपनी आंखें मूंद लीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि अब इस हसीन सरदार की बाहों से भागने का कोई रास्ता नहीं था। नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। नई सुबह वो सरदार की दुल्हन का रुतबा पा चुकी थी। उसका मर्तबा बदल गया था। हवेली की सारी नौकरानियां उसके आगे पीछे घूम रही थीं, तो वहीं हवेली की बाकी लड़कियों के चेहरे के रंग बदले हुए थे। जिन ख्वाबों को वो सिर्फ देखा करती थी, उन ख्वाबों की ताबीर अब हया जीने लगी थी। जैबुन्निशा उसके पुरसकून और मुस्कुराते चेहरे को देखकर दिल ही दिल में राहत पा गई थी। वलीमा अगले ही दिन था। हवेली के पिछले बाग को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि दूसरे गांव से भी बड़े बड़े लोग आज यहाँ पर शिरकत करने के लिए आ रहे थे। डेरे पर पूरे गांव के खासो आम के लिए शाही पकवानों का इंतजाम किया गया था और दूल्हा खुद हर तैयारी की निगरानी कर रहा था।
तो उन सब लड़कियों की बातें झूठी निकली ना? मिसबा ने पूछा। लगता तो यही है। अगर ये सिर्फ शादी की शुरुआती खुमार न हुआ तो देखा जाए तो वो पूरी तरह एक अलग ही शख्सियत है। हया मुस्कुराई। शादी के खुमार में भी इंसान की असलियत खुलकर सामने आ ही जाती है। तुम फिक्र मत करो, वो बाकी बहुत बेहतरीन इंसान है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मेरा एक्टिंग करने का ख्वाब भी पूरा करेंगे। वो इतना कर मुस्कुराई। और तुमने मान भी लिया? इस पर तुम्हें थोड़ा समझौता करना पड़ेगा मैडम। हो सकता है उन्होंने सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए हाँ कह दिया हो। मिसबा की संजीदा बात पर हया का चेहरा बुझ सा गया। वलीमे वाले दिन ही अपना मुंह मत फुलाओ। जिंदगी में इंसान को सब कुछ नहीं मिल जाता। कुछ समझौते हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मिसबा उसका कंधा थपथपाकर वहाँ से उठ गई। उनके ख़ानदान के रिवाज के मुताबिक वलीमे के दिन दूल्हा दुल्हन को एक साथ नहीं बिठाया जाता था। दिन भर की भागदौड़ और चहल पहल के बाद जब हया को कमरे में लाया गया तो उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो चुका था। वो बिल्कुल निढाल होकर बेड पर बैठी थी। तभी शामिर अंदर आया। उसे यूं थकी मांदी और सुस्त पड़ी देखकर प्यार से मुस्कुराया। आज तो यकीनन तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, वो उसके ठीक सामने बैठते हुए बोला। दोपहर से एक ही जगह बिठाकर रखा हुआ था। वो मध्यम आवाज़ में बड़बड़ाई। हाँ, वलीमे के दिन दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने दूर दूर से बहुत से लोग आते हैं ना, इसीलिए, उसने नरमी से कहा। काफ़ी अजीब रस्म है। क्या बिना दावत के भी लोग आ जाते हैं? हाँ, ज़्यादातर लोग बिना दावत के ही आते हैं। शामिर खिलखिलाकर हंस पड़ा था। लेकिन हमारे वहाँ शहर में जिसे दावत दी जाती है सिर्फ वही आता है। यहाँ ऐसा नहीं होता मैडम, वो प्यार से बोला। कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें? बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। लाओ मैं दबा देता हूँ। शामिर के ये कहते ही हया हैरान होकर टकटकी बांधे उसे देखती रह गई। आप मेरा सिर दबाएंगे? क्यों, नहीं दबा सकता क्या? नहीं, वो बस जाओ पहले फ्रेश होकर आओ। ये भारी कपड़े उतारो ताकि थोड़ी ताजगी महसूस हो, फिर मैं तुम्हारा सिर दबाता हूँ। वो निहायत नरमी और प्यार से कह रहा था। हया खामोशी से उठकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। शामिर की सिर दबाने की इस पेशकश ने उसे एक सुखद और खूबसूरत हैरानी में डाल दिया था। जब वो कपड़े बदल कर वापस आई तो शामिर वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। आओ यहाँ पर आकर लेट जाओ। हया थोड़ी झिझकती हुई पलंग पर आकर लेट गई और शामिर अपने मजबूत हाथों से उसका सर धीरे धीरे सहलाने और दबाने लगा। क्या हम हनीमून पर जाएंगे? हया ने अचानक ही सवाल पूछ लिया। शामिर ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। उनके रूढ़िवादी खानदान में हनीमून का दूर दूर तक कोई रिवाज नहीं था। शायद ही कोई हनीमून पर गया हो। मैं तुम्हें ज़रूर ले जाऊंगा। कहाँ? हया जो खुद अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ ऐसी किसी परंपरा का नामो निशान नहीं है, उसके इस जवाब पर उम्मीद से भर उठी। जहाँ तुम कहोगी। मुझे पेरिस जाना है, उसने सीधे शामिर की आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, हम पेरिस चलेंगे, वो बड़ी सादगी और अपनाइयत से बोला। उसकी आंखों में बेपनाह नरमी थी। हया एक दंग रह गई। अब इस बात से उसे देखने लगी। क्या वाकई? बिल्कुल, शामिर ने इकरार में सिर हिलाया, जबकि हया की आंखें खुशी के मारे चमक उठी थीं। उसने तो कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचा था कि वो कभी वाकई पेरिस भी जा सकती है। थैंक यू शामिर, थैंक यू सो मच। मेरे सिर का दर्द अब काफ़ी बेहतर है। वो झटके से उठकर बैठ गई। शामिर उसकी इस फुर्ती पर हंस पड़ा और हया झेंपकर मुस्कुरा दी। लेकिन कोई ऐतराज़ तो नहीं करेगा ना? उसे अचानक अपने नाना और मामा का ख्याल आया, जो हमेशा से बेहद सख्त, कड़क और दकियानूसी उसूलों के पक्के थे, जिन्होंने अपनी बीवियों को पैर की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरी बात पर? मैं इस रियासत का सरदार हूँ मोहतरमा। हाँ, लेकिन नाना और मामा, वो मेरी किसी बात से विरोध नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं एक नई मिसाल कायम करना चाहता हूँ हया। मेरी दादी, मेरी माँ को वो इज्जत, वो मकाम और वो मोहब्बत कभी नहीं मिली जो मैं तुम्हें दूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एहसास और मिसाल मिले। बीबी सुख दुख की सच्ची साथी होती है, एहसास करने वाली, हमें सबसे ज़्यादा चाहने वाली और हम पर अपनी पूरी दुनिया समेट लेने वाली, हमें सारी खुशियाँ देने वाली। और ये उसका पूरा हक बनता है कि शौहर उसे अपनी पलकों पर बिठाए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, उसे इज्जत दे, उसे पूरे एहतराम सम्मान के साथ रखे। हया पूरी तरह स्तब्ध होकर उसकी बातें सुन रही थी। उसे बेख्तियार अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का ख्याल आया। वो अपनी नादानी में शादी से भाग रही थी, लेकिन सामने बैठा ये इंसान अपनी सोच, अपनी रूह और अपनी शख्सियत के लिहाज से हीरों से भी ज़्यादा कीमती था। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिल से मुस्कुराई। शामिर भी मुस्कुराया और उसे अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारे सारे डर और अंदेशे अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे।
मगर मैं उन रूढ़िवादी मर्दों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए बिल्कुल भी बेफिक्र रहो। वो उसके लंबे रेशमी बालों को सहलाते हुए कह रहा था। उम्मीद है कि तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी। अच्छा, आपने मेरी एक्टिंग वाले ख्वाब पर हाँ क्यों कहा? अगर तुम कहोगी तो तुम्हारे लिए एक पूरे प्रोडक्शन हाउस का बंदोबस्त करूँगा। शूटिंग का पूरा शेड्यूल सेट करके कोई एक सीन या शॉर्ट एक्ट फिल्म दिलवा दूंगा, मगर शर्त ये होगी कि उसमें मेरे अलावा कोई दूसरा मर्द शामिल नहीं होगा। चाहो तो हीरो के तौर पर मुझे अपने साथ रख सकती हो, फिर हम दोनों एक साथ बैठकर एक एक्ट करेंगे। और अगर फिर भी तुम्हारा शौक पूरा न हुआ तो उसी एक्ट को किसी बड़े पर्दे पर लगवाकर पूरी हवेली की औरतों को ले जाकर ग्रैंड प्रीमियर भी करवा दिया जाएगा। मंजूर है तो बोलो। शामिर की बात सुनकर हया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो मेरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपने ये रास्ता निकाला है? ये कहकर वो फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी थी। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है मैडम, मैं सोचकर बताऊंगी। वो फिर हंस पड़ी। शामिर मुस्कुराता हुआ लगातार उसी को देखता रहा। तुम्हारी हंसी बेपनाह खूबसूरत है और आपकी बातें भी। वो अपनी हंसी पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली और अगले ही पल शामिर ने उसे खींचकर तकिए पर गिराते उसके होंठों पर कब्जा करते उसकी हंसी को ब्रेक लगाए थे। जब हया ने ये सारी बातें अगले दिन मिसबा को बताईं तो मिसबा भी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बेवजह ही डर रही थी। देखो तो सही वो कितना बेहतरीन इंसान है और तुम्हारी खातिर कितना समझौता कर रहा है। अच्छा तो है, लेकिन वो सब लड़कियां अब मुझसे कतराती फिर रही हैं, शायद अपने बोले हुए झूठ पर शर्मिंदा हैं। वैसे अब तो मैं सरदार की बीबी हूँ, चाहूँ तो उन्हें उनकी इन गुस्ताखियों की कड़ी सजा भी दे सकती हूँ। अरे छोड़ो भी, दफ़ा करो इन्हें। मिसबा ने बात को वहीं ख़त्म किया। मैं तो बस इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हें एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गया है। अब दोबारा किसी बेवकूफ़ी में मत पड़ना। कैसी बेवकूफ़ी? अरे यही सब वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह। तुम देखना मैं अपने शौहर के साथ कैसी ज़बरदस्त और शानदार वीडियोस बनाऊंगी। फिर मैं और शामिर बैठकर उन्हें साथ देखा करेंगे। मिसबा उसकी इस नादान बात पर फिर से हंस पड़ी। तुम कभी नहीं सुधरने वाली। सुधरना क्यों है? ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा और लुत्फ तो होना ही चाहिए। वो इतराकर मुस्कुराई। मिसबा उसकी आंखों की अनोखी चमक देखकर हैरान रह गई। हया के चेहरे पर खिली खुशी के ये रंग बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उसने दिल से हया की इन खुशियों के लिए हमेशा बने रहने की दुआ मांगी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।